मेरे पाकिस्तानियों, 24 नवंबर को एहतजाज करना आपका आईनी हक है। 24 नवंबर को ऐसे निकलना है जैसे हमारे जज जर्नल रिटायर होने के बाद मुल्क से बाहर निकलते हैं। निकलो, यही वक्त है निकलने का, कहीं फिर और देर ना हो जाए। इमरान खान साहब की कॉल पर आपने निकलना है और इनकी कॉल 3 पॉइंट्स पर है कि अपने छीने हुए मैंडेट, 26वीं नाजायज आईनी तरमीम की वापसी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आपने कल भरपूर तादाद में बाहर निकलना है और एहतजाज करना है, और उस वक्त तक करना है जब तक ये 3 जो पॉइंट्स हैं आपने अचीव नहीं कर लेने। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज का मौजू मेरे वीलॉग का कल के एहतजाज के हवाले से है, धरने के हवाले से है जो इमरान खान साहब ने आवाम को दी है। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीलॉग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, और कोशिश करें कि कमेंट्स भी करें ताकि हम इस फायरवॉल को शिकस्त दे सकें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान है कि सबसे बड़ा जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। कार्ल मार्क्स ने फरमाया है, इन तमाम रिश्तों का तख्ता उलट देना चाहिए जिनमें इंसान हीच हो, गुलाम हो, हकीर हो और नज़रअंदाज किया गया हो। यूनानियों ने तो सदियों पहले बता दिया था कि अपना बादशाह फौजी और ताजिर मत बनाए। फौजी जुल्म करेगा और ताजिर बादशाह तजारत करेगा। मैं समझता हूँ कि यूनानियों को यह नहीं मालूम था कि चोर, डाकू, लुटेरे और गद्दार ताकत और साजिश से कौम पर काबिज हो जाए तो फिर क्या होगा। तो मेरा जवाब है सिर्फ तबाही और बर्बादी, जिसकी जिंदा मिसाल हमारा बदनसीब गैर इस्लामी और गैर जमहूरी पाकिस्तान है। इमरान खान खामोशी से घर चले जाते और अच्छे वक्तों का इंतज़ार करते तो कुछ ना होता, लेकिन इमरान ने एक ऐसा नया रास्ता इख्तियार किया और खेल के कायदे बदलने की ठान ली कि उन्होंने पुराने उसूलों पर खेल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और सब कुछ खोलकर आवाम के सामने रख दिया। इमरान खान जिस हिम्मत से जेल काट रहे हैं, उसने नई नस्ल में एक और रोमानियत पैदा कर दी है। कल के एहतजाज के जलसे से एक और चीज़ मैं पॉइंट बताता चलूँगा कि अगर आप जमहूरी तरीके से एहतजाज की इजाज़त देते और रास्ते बंद नहीं करते, कंटेनर्स नहीं लगाते, जगह जगह पर खुदाई ना कर देते और जुल्म का बाजार आप पूरे मुल्क के तूलो अर्ज पे गर्म ना करते, तो ये आसानी से मामलात रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन एहतजाज का मेन मकसद क्या होता है? एहतजाज का मेन मकसद ये होता है कि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि हम जिस मामले के लिए निकले हैं उसको आप तस्लीम करें, और हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया जाए कि हमारी बात मानना आपकी मजबूरी है। अब आप ये देखिए कि अभी 24 नवंबर नहीं आया, लेकिन चंद दिनों से जो फस्टाइयस अक्रॉस द पाकिस्तान ये कर रहे हैं, उससे तो कामयाब, ये जो कॉल थी इमरान खान साहब की, कॉल कामयाब हो गई है। फिर इसके अलावा एहतजाज का अगर ये मकसद है कि मुल्क में कारोबार ज़िंदगी बंद हो जाए कंटेनर्स के जरिए, पिंडी इस्लामाबाद तो दूर की बात है, पूरे पंजाब को बंद कर दिया जाए, इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद कर दिया जाए, स्कूल बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दें, हॉस्टलों से बच्चे निकाल दिए जाए, हॉस्टल्स बंद कर दिए जाए, और फिर इदारे बंद कर दिए जाए, जुडिशल सिस्टम बंद कर दिया जाए, बस अड्डे बंद कर दिए जाए, ट्रेन चलना बंद कर दिया जाए, और तो और जो कम्युनिकेशन के रास्ते हैं जो पाकिस्तान में मेन पंजाब में है और इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड मोटरवेज और फिर जीटी रोड, उसको बंद कर दिया जाए, चाहे वो पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर मोटरवे हो, पेशावर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान, इस्लामाबाद हो, यानी कि तमाम मोटरवेज आप बंद कर दें। तो आपने तो इमरान खान साहब की कॉल पहले से कामयाब कर दी है, इसलिए कि आपके औसान खता हो चुके हैं, और आपको मालूम है कि अगर आप इजीली जो इमरान खान साहब ने कॉल दी है और आवाम को निकलने दें, तो आवाम का एक जम्मे गफीर आएगा जो 1-2 लाख नहीं, कम अज कम 10 लाख
پر مشتمل ہوگا اور پھر آپ کو خس و خاشاک کی طرح ناجائز حکومت کو بہا لے جائے گی، آپ کے ارادوں کو خاک میں ملا دے گی۔ اس لیے آپ یہ ظلم جور کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں رات کے وقت جس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ پورے سسٹم پہ کنٹرول کر لیا ہے، سپریم کورٹ سے لے کے لوور کورٹس تک، میجسٹریٹ کی کورٹ تک آپ نے کنٹرول کر لیا ہے۔ یہ آپ کے ہینڈ پکڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے سسٹم کا ایک غلط سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارا دن رات کورٹ میں واسطہ پڑتا ہے کہ واضح طور پہ پتہ ہے کہ دے آر کمپرومائز، دے آر کنٹرولڈ اینڈ دے آر مینج جوڈیشری، دے آر ججز، اس لیے نہیں کر سکتے۔ اب جتنا ظلم و جور کرنا تھا وہ تو کر چکے، اور کل کے لیے جو اطلاعات ہیں کہ جو کچھ سب کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ ہر صوبے سے پولیس بلائی جا رہی ہے، رینجرز ہزاروں کی تعداد میں بلائی جا رہی ہے، ایف سی کے اہلکار بڑھا رہے ہیں، ایون آزاد کشمیر سے کئی ہزار پولیس والے بلائے گئے ہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق اسلام آباد پولیس نے پنجاب، سندھ ایف سی اور رینجر سے 22,000 اہلکار منگوائے ہیں۔ 12,000 کنٹینرز کی جو ڈیمانڈ کی تھی وہ بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ 40,000 آنسو گیس، 50,000 ربڑ گولیاں بھی مانگ لی گئی ہیں، بلکہ لے لی گئی ہیں۔ اہلکاروں کے کھانے اور ٹرانسپورٹ کے لیے جتنا فنڈ مانگنا تھا وہ بھی مل گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امید ہے کہ کل لوگ نکلیں گے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کیا 10 لاکھ میں نکلیں گے؟ میں کہتا ہوں 10 لاکھ نہ نکلیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اگر آپ پورے 77 سال کی تاریخ میں دیکھیں کہ مارشاء اللہی دور میں آپ نے انالیسس کرنے ہوتے ہیں، جمہوری دور سو کالڈ ہمارے ملک میں کئی گزرے ہیں، تو اس میں تو یہ سچویشن کی بات ہی نہیں ہے۔ اور ورث مارشاء اللہ کا ضیاء کے دور تھا، جب اس وقت کے پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر سیاسی تھے ذوالفقار علی بھٹو۔ آپ کو اندازہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو 1977 میں پھانسی دی گئی تو اس کے بعد کتنے لوگ نکلے، کتنے احتجاجات ہوئے؟ بالکل نہیں ہوئے۔ 77 سال میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ 9 اپریل 2022 جو رجیم چینج کانسپریسی کے ذریعے یہ فسطائی، یہ چور اچکے لٹیرے جن کو سزائیں ہونی تھی 10 سال، 14 سال، 25 سال، ان کو ان فسطائیوں نے، ان سامراج نے اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل کے کہنے پہ مسند پہ بٹھایا۔ تو اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ 2.5 سالوں سے محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ ظلم و ستم کے پہاڑ پاکستانیوں پہ کیا نہیں توڑے گئے؟ کون سا طبقہ بچا ہے؟ تاجر طبقہ، تعلیم یافتہ طبقہ، وکلا طبقہ، اسٹوڈنٹ طبقہ، مزدور، کسان، سب طبقوں کو انہوں نے عام کیسز میں نہیں، دہشت گردی کے کیسز میں کیا، پھنسایا، مارا پیٹا، گھروں میں گھسے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کی۔ لیکن یہ جو احتجاج ہے 2.5 سال پہلے جو چلا تھا آج تک چل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو سفر، جو قافلہ شروع ہوا تھا ان فسطائیوں کو شکست دینے کا، وہ ختم نہیں ہوا۔ اور تمام باوجود اس کی مثال 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے کہ اس تمام کوششیں، مذموم کوششیں کے باوجود بھی ان پہ کنٹرول نہیں کر سکے، اور 2/3 میجارٹی سے وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی، پنجاب میں بھی جیتی، اور کے پی کے میں اوور ویلمنگ میجارٹی کے ساتھ آئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ فرسٹ ٹائم اتنی بڑی موومنٹ ہو رہی ہے، تو میں کہتا ہوں لاکھ لوگ بھی اگر آپ اسلام آباد میں آ جائیں تو انشاءاللہ ان کو شکست فاش ہوگی، اور ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جو ہیلی کاپٹرز انہوں نے پہلے سے جہاز تیار کیے ہوئے، یہ انہوں نے پاکستان سے بھاگ جانا ہے۔ اس کے علاوہ میں آخر میں ایک چیز کا اظہار کرتا ہوا چلوں گا کہ لوگ اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگوں نے ڈٹرمن کر لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو آگہی کا جو ایک منزل، ایک سٹیج ہے، وہ اس لیول پہ آ گیا ڈیو ٹو سوشل میڈیا، کیونکہ کنونشنل میڈیا کو شکست ہو چکی ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے تمام طبقے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور پل پر ایک چیز سے جڑے رہتے ہیں، حقائق سے آگاہی ہوتی ہے۔ جو آپ قومی ترانوں سے، مختلف ترانوں سے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، پاکستان اسٹڈی سے بیوقوف بناتے تھے پی ٹی وی کے ذریعے اور کنونشنل میتھڈ سے، میڈیا سے کرتے تھے، اب آپ کے کنٹرول سے وہ باہر ہو چکا ہے۔ اس لیے اب یہ جو آگاہی ہے یہ irreversible ہے۔ اسی طرح سے جو چوروں، لٹیروں، غداروں، سامراجوں کے خلاف نفرت کا جو ایک جوالا مکھی ان کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ اب وہ بھی ریورسیبل ہے۔
इसी की वजह से आप देख लीजिए, तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग भेड़ की खालों में भेड़िए के सूरत में मौजूद हैं। ये आप में से नहीं है, ये सबको मालूम हो चुका है। तो अब एक तरह की जंग है खैर की शर से, और खैर क्या है, 24 करोड़ आवाम और चंद सौ मुट्ठी भर लोग हैं जो आपके रिसोर्सेज पे काबिज हैं, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जजेस हैं या सियासी माफिया है। ये चारों का गठजोड़ है, और उसके बाद मुल्ला अलायंस है, उनका काम करते हैं। तो मुख्तसर ये है कि ये तमाम चीज़ें अब इरिवर्सिबल है। पाकिस्तान यानी कि 24 करोड़ आवाम को मार्शल लॉ कबूल नहीं है। पाकिस्तान यानी कि 24 करोड़ आवाम को ये साम्राज्य, ये फस्ताई, चोर, लुटेरे कबूल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान में तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वहाँ पर जाते हैं तो फिर उनका जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी तबके से भी हो, तो आपको मालूम है कि वो इजहार कर सकते हैं तो वो करते हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। मुख्तसर ये है कि मेरी आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे डिमांड है, पुरजोर अपील है कि जंग आपकी है, ये जंग मेरी है, ना सिर्फ मेरी और आपकी है बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी है। अगर पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहते हैं, तो आपने अपना सही किरदार अदा करना है। और सही किरदार ये है कि आप अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने और इस्लामाबाद में भरपूर तादाद में आए। और अगर किसी मजबूरी की वजह से इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते तो अपने शहर में किसी तरह भी एहतजाज करें, बेशक अपने छत पे खड़े होकर एहतजाज करें, नारा लगा के करें, आप अपने मेन शहर के चौक पे जाके एहतजाज करें और बताएं कि जनाब आपने जो ज़बरदस्ती हमारे हकूक़ छीने हैं 8 फरवरी 2024 को, ये भी वापस लेना है। 26वीं तरमीम जो नाजायज़ आपने अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए और अदलिया को ख़त्म करने के लिए किया है, वो भी वापस लेनी है। और अवाम का जो असल वज़ीर आज़म है जो कि इमरान खान है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है कि वो फेडरेशन में हुकूमत बनाए 2/3 मेजॉरिटी के साथ, और फिर पंजाब में भी, और इसी तरह नेशनल असम्बली और सेनेट को इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो 8 फरवरी के बाद कंसिक्वेंस जो ट्रू हुए थे उसको लेकर जाना है, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़ सके, ताकि आप आगे बढ़ सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मैं आपसे कल के जो सिचुएशन पैदा होती है उस हवाले से ज़रूर करेंगे। बाकी एक और चीज़ बताता चलूँ कि बहैसियत मेंबर इंसाफ लायर फोरम हम पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से पकड़ धकड़ ये 2-4 दिनों से कर रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट से उनको डिस्चार्ज करें, हमारी पूरी टीम तैयार है। आप लोग परेशान मत हो इंशाल्लाह, और आप परेशान होते भी नहीं हैं। हमें मालूम है कि जब आप अदालतों में पेश होते हैं तो आपके मोराल, आपका जो है हौसला पहले से ज़्यादा बुलंद होता है, और आपने जो मुसम्मम इरादा किया है पाकिस्तान के साथ खड़े होने का, जमहूरियत के साथ खड़े होने का, आइन और कानून के साथ, वो आप खड़े रहें। आपके भाई जो वकला है इंशाल्लाह अपना किरदार जो कोर्ट पे अदा करते आए हैं भरपूर तरीके से करेंगे, आपको किसी तरह की परेशानी होने नहीं देंगे। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।